राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। क्या शुरू करेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार फटाफट से जो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कई इतिहासकार मानते हैं कि 1757 को प्लासी का जो युद्ध हुआ था वहां से जो है वो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1764 के अंदर बक्सर की जो लड़ाई होती है वहां से आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। बट हम 1757 के बाद की हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी। देखो, ये मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो देखो, अच्छा, सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो जिसके अंदर आप लोगों ने जितनी सारी सभ्यताओं के नाम सुने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आहड़, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी एंशियंट इंडियन यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर आती है। और अगर हम बात करें जितनी भी सल्तनत काल, मुगल काल और राजपूत काल के बारे में तो वो जो सारा का सारा है वो है अपने मध्यकालीन भारत का इतिहास। और अगर हम बात करते हैं आधुनिक काल की, इस आधुनिक काल के अंदर खूब सारे अंग्रेजों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, खूब सारे आंदोलन के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, खूब सारी जैसे मान लो क्रांति हुई है कहीं पर तो उसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। आंदोलन वगैरह, क्रांतियां वगैरह तो और जो महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन वगैरह जो है वो प्रजामंडल आंदोलन वगैरह जो है वो सारे के सारे आप लोगों ने नाम जिस हिस्ट्री के अंदर सुने हैं उसका नाम मॉडर्न हिस्ट्री है। और हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे भारत के अंदर मध्यकालीन से जो है वो व्यापार हुआ करता था। यूं कहूं तो मैं एंशियंट हिस्ट्री से भी व्यापार हुआ करता था। देखो, जैसे मैं आपको मैप के थ्रू अगर मैं बताऊं तो ये हमारा भारत है। ये क्या है? हमारा भारत है, ठीक है। अच्छा, भारत से पहले ये हमारा भारत एक हुआ करता था जिसे अब पाकिस्तान के रूप में जो है वो जाना जाता है। बट हमारे भारत में पहले जो है वो यहाँ से चाइना से लेकर के यहाँ से व्यापार हुआ करता था। जिस जिस जगह से जिस और स्थान से व्यापार हुआ करता था उस स्थान का नाम है सिल्क रूट। क्या नाम है उस स्थान का? सिल्क रूट। और सिल्क रूट रास्ता हुआ करता था। और जो सिल्क रूट रास्ता जो हुआ करता था उससे व्यापार हुआ करता था। बट हमारे भारत के अंदर अरबों के आक्रमण हुए। अरबों के आक्रमण होने के कारण और जो है वो भारत से अरब व्यापारी किया करते थे। अगर मैं आपको तो और ढंग से बताऊं, थोड़ा सा और ढंग से अगर एक्सप्लेन करके बताऊं जैसे ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है और यहाँ पे रशिया वगैरह है। और इधर जो है वो अलग अलग देश है। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यूरोप। अच्छा, यूरोप एक महाद्वीप है और यहाँ पर छोटे छोटे जो देश रहा करते थे, छोटे छोटे देश जो है फिलहाल है। अच्छा, जब और अरबों के जब आक्रमण हुए, अरब जो है भारत से व्यापार किया करते थे और अरब अपना व्यापार भारत से लेकर के, और एक जगह है जिसका नाम है तुस्तुनतुनिया। कौन सी जगह? तुस्तुनतुनिया। तो एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है जगह का? कुस्तुनतुनिया। और भारत जो है वो भारत से जो व्यापार जो है वो कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर अरब जो है वो लेके जाया करते थे। और कुस्तुनतुनिया जगह से यूरोप वाले जो है सामान जो है वो ले जाया करते थे। सामान में मोस्टली हुआ करता था सूती कपड़ा है, मसाले हुआ करते थे। मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्च हुआ करती थी, हाथी दांत है, सूती कपड़ा है या फिर कोई और चीजें जो है उसका जो है वो व्यापार हुआ करता था। और व्यापार होते होते जो है वो भारत से मसाले जो है वो यूरोपीय कंट्री के अंदर जाया करते थे। अब फाइनली ये वो वाला दशक था जब जो है वो तुर्कों का जो प्रभाव जो है वो वर्चस्व पे था। और तुर्क जो अपना एक साम्राज्य के अंदर अपने पीक पॉइंट पे रहा करते थे। और कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर जो तुर्कों का आक्रमण होता है। और
तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया था। अधिकार जमाने के बाद में जो हमारे भारत से जो यूरोप का जो व्यापार होता था, वो व्यापार एक बार जो क्या हो गया था, बंद हो गया था। और अब मैंने आपको बताया था कि भारत से और मसालों का व्यापार यूरोप के अंदर जाया करता था। और जब इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया गया तो मसाले जो है वो भारत से यूरोप नहीं जा पाएंगे। और यूरोपीय कंट्री के अंदर मसालों की डिमांड जो खूब 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 और जो है वो बढ़ गई थी। मसालों के अंदर यूरोपीय कंट्री के अंदर मसालों की जो डिमांड है वो खूब सारी बढ़ गई थी। खूब सारी डिमांड जो है बढ़ गई थी और इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि लोग जो है वो मसालों के बदले में जो है सोना देने के लिए भी तैयार थे। बट हमारे इकोनॉमी का एक सिद्धांत है कि जहां पर डिमांड ज्यादा है तो वहां पर कोई ना कोई सप्लाई तो है वो करेगा ही करेगा। इस बात को अगर यूं समझो तो आप घर बैठे अगर आप ये कहो कि मेरे को और खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, 5 रुपए का बिस्किट है। अगर आप ये कहोगे कि मेरे को बिस्किट की डिमांड है, मैं पैसे दे दूंगा। अगर आप 5 रुपए वाले बिस्किट के अगर 5 रुपए दोगे तो हालांकि थोड़े मतलब आस पड़ोस वाले ला के दे देंगे, अगर आप बीमारी बीमार वाली स्थिति में हो तो। और अगर आप ऐसी डिमांड कर दो कि मैं 5 रुपए वाले बिस्किट के 100 रुपए दे दूंगा और मेरे को दुकान से ला के दे दो, तो लोग जो है आपको ला ला के दे देंगे। इसका मतलब जहाँ डिमांड है वहां क्या हो जाएगी, सप्लाई होगी ही होगी। और यूरोपीय कंट्री के अंदर खूब सारी डिमांड हुआ करती थी मसालों की। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था ये वो वाला टाइम था। अब अब फाइनली जो है वो यूरोप के अंदर दो कंट्री हुआ करती थी, एक का नाम था जो है वो पुर्तगाल और एक का नाम था स्पेन। स्पेन जहाँ ये जो बैली की लड़ाई जो फेमस है, उस स्पेन से एक बंदा आगे गया। ये एक कंट्री है। अच्छा ठीक है, उस एक तो नाम है स्पेन और एक का नाम है पुर्तगाल। स्पेन की रानी थी इसाबेला और पुर्तगाल का राजा हुआ करता था हेनरी। स्पेन की रानी हुआ करती थी इसाबेला। इसाबेला ने एक बंदे को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। पुर्तगाल का राजा हुआ करता था हेनरी। हेनरी ने एक बंदे को भेजा जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्यों भेजा था? व्यापार की खोज करने के लिए भेजा था, मोस्टली खोज करने के लिए भेजा था। किसकी खोज करने के लिए? तो भारत की खोज करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि भारत से जो है व्यापारी जो मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो चुका था, बंद हो चुका था। फाइनली जो दो देश आगे आते हैं, एक का नाम है स्पेन, दूसरे का नाम है पुर्तगाल। स्पेन की रानी हुआ करती थी इसाबेला और इसाबेला ने एक बंदे को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। फाइनली जो है कोलंबस इंडिया ढूंढने के लिए जाता है और कोलंबस को नहीं पता होता कि इंडिया इधर है या इधर है। कोलंबस जाता है इंडिया ढूंढने के लिए। बट उस वाले टाइम तक थ्योरी ये थी कि भारत पूरी दुनिया के अंदर तीन ही महाद्वीप है। मतलब यूरोप है, एशिया है, दो ही है। मतलब मोस्टली यूरोप और एशिया है, जिसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरी दुनिया के अंदर दो ही महाद्वीप है। कौन कौन से? एक तो यूरोप और एक एशिया, जिसे संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। तो फाइनली जो कोलंबस जाता है और कोलंबस को नहीं पता होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और कोलंबस अपनी जहाजों को लेकर के, क्योंकि यूरोपीय जो जहाजें थी ना वो खूब सारी और पावरफुल थी और शक्तिशाली जो थी। तो फाइनली जो कोलंबस आता है और कोलंबस इधर जाने की बजाय इधर चला जाता है। इधर चला जाता है और इधर चला जाता है और इधर उसको रेड इंडियंस मिलते हैं। रेड इंडियंस मिलते हैं जिसके कारण उसने इस वाले और द्वीप की जो खोज कर दी, जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। इसका क्या नाम है? वेस्ट इंडीज। फाइनली जो है कोलंबस नाम का व्यक्ति जो कि अमेरिका की खोज कर देता है। हालांकि ऊपर वाला है, मैंने नीचे वाला बता दिया आप लोगों को। और जब हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब और यहाँ पर जो उसकी खोज हो चुकी थी, फाइनली जो हो अमेरिका की खोज कर दी गई थी कोलंबस के द्वारा। और यूरोपीय लोगों को जब सजा दी जाती थी तो सजा के तौर पर उन लोगों को अमेरिका में छोड़ा जाता था। अमेरिका के जो लोग हैं एग्जैक्टली वो यूरोपीय ही हैं। उनके दादा परदादा जो है वो यूरोप से ही गए हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपीय जो सरकार जो है उनको सजा दिया करती थी और सजा के रूप में उनको क्या देती थी, अमेरिका के अंदर छोड़ किया जाया करती थी, उस भूभाग पर छोड़ किया जाया करती थी। धीरे धीरे वो भूभाग जो काफी ज्यादा पावरफुल बना। उसके बारे में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। बट एक बंदा और है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि 1485-86 के अंदर जो खोज करने के लिए निकलता है। बट बंदे को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो चलता है और जाते जाते जो है अपनी जहाज अपनी नेवी वगैरह लेके जाता है और
ऐसे समुद्र के तट तट पे जाता है, बट यहाँ पर एक जगह है ना, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज इसी ने करी थी। केप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? तो बार्थोलोमेव डियाज ने करी थी, जिसको आसा अंतरिप के नाम से भी जाना जाता है। आसा अंतरिप भी जिसे कहा जाता है। फाइनली जो केप ऑफ गुड होप की खोज हो जाती है, और अब बार्थोलोमेव डियाज जो है वो वापस चला जाता है। बट अभी जो है वो ये टाइम जो था ना, वो काफी ज्यादा ऐसे पीक वाला टाइम था कि भाई जल्दी से जल्दी जो इंडिया को खोजा जाए। तो उसने एक बंदे को भेजा था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। द मैप के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। वास्को डी गामा जा रहा है कैप ऑफ गुड होप, या फिर आसा अंतरिप जिसे कहा जाता है। तो आसा अंतरिप पे आता है, कौन आता है? वास्को डी गामा। तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अच्छा, खोज करने का क्या मतलब है? खोज करने का मतलब एग्जैक्टली वैसे नहीं खोजा गया कि भी भारत कहीं गुम हो गया था। एग्जैक्टली भारत के रास्ते की खोज करी थी। फाइनली जो 1498 के अंदर भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा कर लेता है। और कैप ऑफ गुड होप, जिसे अंतरिप के नाम से भी जाना जाता है, वहां से एक बंदा आता है जिसका नाम है अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक नाम का जो एक व्यापारी हुआ करता था, गुजरात का था वो बंदा। और उस बंदे के साथ जो है वास्को डी गामा अपनी जहाजें लेकर के आ जाता है। केरल, अपने केरल की कालीकट बंदरगाह है कालीकट, वहां पर जो है वो वास्को डी गामा आता है। और वास्को डी गामा का वेलकम जो है और जो कालीकट के जो जमोरिन है, जिसका राजा का नाम हुआ करता था विक्रमाक्ष। राजा का नाम क्या था? विक्रमाक्ष। विक्रमाक्ष ने जो उसका वेलकम किया था, किसका? केरल के। वो केरल के जमोरिन, यानी केरल की जमोरिन उपाधि है। केरल का राजा हुआ करता था विक्रमाक्ष। क्या नाम था राजा का? विक्रमाक्ष। विक्रमाक्ष राजा ने जो है वो वास्को डी गामा का वेलकम किया था। और वेलकम किया। फाइनली जो है वास्को डी गामा को पूछा गया कि भाई क्या लेने आए हो? तो फाइनली जो है वास्को डी गामा ने कहा कि हमें व्यापार करना है आप लोगों के साथ। तो फाइनली जो है वो व्यापार करते हैं, यहाँ से जो है वो मसाले वसाले वगैरह लेके जाते हैं। और जब वास्को डी गामा मसाले लेकर के अपने यूरोपीय कंट्री वापस चला जाता है, तो जहाजें भर करके जो है वो काली मिर्च वगैरह मसाले लेके जाता है। और उन मसालों से वास्को डी गामा को 60 गुना फायदा हुआ था। कितने गुना फायदा हुआ था? 60 गुना फायदा हुआ था। तो फाइनली जो है वो अंग्रेजों के मन में, पुर्तगालियों के मन में लालच आया। और फाइनली जो है वो विक्रमाक्ष राजा हुआ करता था। किसका? केरल के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा क्या किया? स्वागत किया था। केरल का राजा हुआ करता था, जिसका राजा का नाम था विक्रमाक्ष। अच्छा, अगली लाइन से अगर हम देखें, हम स्वागत किया था वास्को डी गामा को भारत के साथ मसालों से 60 गुना फायदा हुआ था। कितने गुना फायदा हुआ था? किसको हुआ था? तो वास्को डी गामा को हुआ था। किसको हुआ था? वास्को डी गामा को हुआ था। केरल के जो है वो जो जमोरिन विक्रमाक्ष नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिसने उनका क्या किया था? वेलकम किया था। अच्छा, अगली लाइन से अगर हम देखें, फाइनली जो है वो वास्को डी गामा जाता है। वास्को डी गामा जाके उनको बताता है कि भी भारत के अंदर इतने मजे हैं, इतने मजे हैं जिसकी हद नहीं है। और फाइनली जो है वो फाइनली जो है वो एक बंदे को और दूसरे, और जो है वो यात्री को भेजते हैं जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज केब्राल। क्या नाम बंदे का? पेड्रो अल्वारेज केब्राल। तो दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाला, क्या नाम था इसका? बंदे का नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्राल। बंदे का नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पेड्रो अल्वारेज केब्राल। तो पहला पुर्तगाली जो आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि 1498 के अंदर आता है। और सेकंड पुर्तगाली जो भारत के अंदर प्रवेश करता है उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज केब्राल।
पेड्रो अल्वारेज केब्राल। फाइनली जो 1503 के अंदर कोचीन के अंदर इन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में कोचीन में और फैक्ट्री की स्थापना करी। अच्छा, फैक्ट्री का मतलब यहाँ क्या है? फैक्ट्री का मतलब है गोदाम, एक ऐसा गोदाम जिसके अंदर सामान रखा जाए और फाइनली जो है वो पुर्तगाली जो उस सामान को लेके जाए अपने यूरोपीय कंट्री के अंदर और बेच किया जाए। तो एक गोदाम की स्थापना करते हैं कब? 1503 के अंदर। कहाँ करते हैं? कोचीन के अंदर। कोचीन कहाँ है? केरल के अंदर। फाइनली 1505 को उनका फर्स्ट गवर्नर आता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अच्छा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्फांसो फ्रांसिस्को डी है भाई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो पहला पुर्तगाली कौन है? वास्को डी गामा। सेकंड वाला पुर्तगाली जो भारत के अंदर आता है उसका नाम पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पहला जो है वो और पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आता है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सेकंड पुर्तगाली 1505 में आया था पहला। दूसरा आया था 1509 के अंदर जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली गवर्नर भारत में आता है जिसका क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आता है ये? 1509 के अंदर आता है। 1509 के अंदर भारत में जब प्रवेश करता है तो फाइनली 1510 ईस्वी के अंदर इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1510 ईस्वी में गोवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1509 के अंदर। 1509 में सेकंड पुर्तगाली आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1505 के अंदर पहला पुर्तगाली आता है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सेकंड पुर्तगाली भारत के अंदर आता है जिसका नाम है और पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पहला पुर्तगाली भारत में था जिसका नाम है वास्को डी गामा और 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया जाता है। जब बंदे ने गोवा पर अधिकार कर लिया तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है उसका क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अच्छा, एक बात मैं आपको और देखो ऊपर लिख देता हूँ ना। 1530 के अंदर अगला जो और तीसरा या फिर नेक्स्ट वाला जो गवर्नर है इसका नाम है निनोडी कुन्ना। निनोडी कुन्हा, जिसने गोवा को मुख्य केंद्र बना लिया था। मुख्य केंद्र बना लिया था। किसने बना लिया था? निनोडी कुन्हा ने। अच्छा, मैं एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, भारत के अंदर जो है वो भारत के अंदर जो है वो व्यापार हुआ करता था यूरोपीय कंट्री के अंदर, और भारत के जम्मू कश्मीर वाली साइड जो है वो सिल्क रूट का रास्ता भी आज हमें नजर आता है एग्जैक्टली। और उसके बाद में हमने जाना था कि कुस्तुनतुनिया नामक जगह है एक, और जिसमें और तुर्की के अंदर, और तुर्कों ने वहां पर आक्रमण किया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण भारत और यूरोपीय के बीच जो संबंध है, जो व्यापार है, जो एक बार के लिए बंद हो गए थे। सैकड़ों वर्षों के लिए बंद होने के बाद में यूरोपीय लोगों ने उस रास्ते को लगभग भूल चुके थे। फाइनली जो है वो समय का चक्कर घूमता है और अब यूरोपीय देशों के अंदर दो देश आगे आते हैं। इसका नाम है स्पेन, दूसरे का नाम है पुर्तगाल। दोनों देश इंडिया को खोजने के लिए निकलते हैं। एक का नाम है स्पेन, जिसकी रानी हुआ करती थी इसाबेला, जिसने एक बंदे को भेजा जिसका नाम था कोलंबस, जो कि इंडिया खोजने की बजाय उधर वाली साइड चला जाता है जिसका नाम है अमेरिका। और फाइनली कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी। सेकंड एक बंदा और आता है जिसका नाम है वास्को डी
अल्फा जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली का राजा हुआ करता था हेनरी। हेनरी ने एक बंदे को भेजा था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, और फाइनली बार्थोलोम्यू डियाज जो कि 1487 के अंदर केप ऑफ गुड होप या फिर आसांतरी भी खोज कर देता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के नीचे वाली टिप हुआ करती थी। वास्को डी गामा नामक का एक बंदा जो है वो फर्स्ट पुर्तगाली के रूप में भारत के अंदर प्रवेश करता है, जिसको अब्दुल मनीक नाम का व्यापारी केरल के कालीकट बंदरगाह पर लेकर आता है। और केरल का जो राजा हुआ करता है उसका नाम था विक्रमाक्स, जो कि जमोरिन की उपाधि लेकर बैठा था, जिसने वास्को डी गामा का वेलकम किया। वास्को डी गामा को जब वास्को डी गामा जब मसाले लेकर के अपने यूरोपीय कंट्री पहुंचता है तो उसको 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। और 60 गुना फायदा होने के बाद में जो है वो वहां से एक बंदा और आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज केब्राल, जो कि पुर्तगालियों का दूसरा पुर्तगाली जो है वो भारत के अंदर प्रवेश करता है 1503 के अंदर। केरल के कोचिन नामक एक जगह है जिसके अंदर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। 1505 के अंदर पुर्तगालियों का पहला गवर्नर आ जाता है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फाइनली जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आ जाता है 1509 के अंदर। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर भारत के अंदर प्रवेश करता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1510 के अंदर गोवा पर अधिकार कर लेता है, और जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कालांतर के अंदर जो भी नेक्स्ट वाला और जो गवर्नर आता है जिसका नाम है निनो डी कुन्ना, जो कि 1530 के अंदर गोवा को मुख्य केंद्र बना लेता है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि पुर्तगाली जो है भारत में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए हम जानते हैं एक बार फटाफट से। पुर्तगाली जो भारत में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, क्यों नहीं टिक पाए, देखो जानते हैं फटाफट से। पुर्तगाली भारत में स्थायी स्थायित्व नहीं कर, क्योंकि क्या कारण है इनके। सबसे पहला कारण क्या है कि पुर्तगाली से पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर अरबों का प्रवेश हो चुका था और अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। पुर्तगालियों का क्या किया था, विरोध किया था। अरबों ने किसका विरोध किया था, पुर्तगालियों का विरोध किया। दूसरा, ब्राजील नाम का एक देश है, ब्राजील में पुर्तगालियों को गोल्ड माइंस यानी सोने की खान मिली थी। पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, क्योंकि पुर्तगाली जो भारत के अंदर और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कुछ ज्यादा ही करना चाहते थे। ये पुर्तगालियों की मैं आपको बताऊंगा, देखो। धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। मैंने आपको एक कारण और बताया था कि भी भारत के अंदर पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। वही अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो पुर्तगाली सैनिकों को ये प्रोत्साहित करता है कि आप भारत के अंदर जाकर के भारत की लड़कियों से शादी करो। नहीं, भारत की लड़की अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोत्साहित किया। किसने किया था? ये चार कारण हैं जिसके कारण पुर्तगाली भारत के अंदर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? पहला कारण, पुर्तगालियों से पहले अरब आ चुके थे, अरबों ने पुर्तगालियों को क्या किया था, विरोध किया था। दूसरा, पुर्तगालियों को ब्राजील के अंदर गोल्ड माइंस मिल चुकी थी, सोने की खान मिल चुकी थी, जिसके कारण पुर्तगालियों का जो पूरा ध्यान जो है वो फाइनली जो है वो ब्राजील के अंदर था, इंडिया के अंदर मोस्टली नहीं हुआ करता था। थर्ड वाला है, पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। कहा जाता है कि पुर्तगाली जब भारत के अंदर प्रवेश करते हैं तो हिंद महासागर के अंदर, अरब सागर के अंदर जो मछुआरे हुआ करते थे, मछली पकड़ने वाले, उन मछुआरों को उन्होंने बाइबिल बांटी थी।
क्या बांटी थी? बाइबल बांटी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो धर्म का क्या हो सके, प्रसार प्रसार हो सके। और थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जिसको आप पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति, जिसने पुर्तगालियों सैनिकों को भारत में भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण भारतीय नाराज थे और भारतीयों ने भी उनका क्या किया था, विरोध किया था। इसलिए वो ज्यादा दिन तक भारत में टिक नहीं पाए। अब देखो, हम जानते हैं पुर्तगालियों की क्या क्या नीति हुआ करती थी। सबसे पहले है पुर्तगालियों की नीति पुर्तगालियों की नीति सबसे पहले है नीले पानी की नीति। पुर्तगालियों ने फाइनली जो अरब सागर पर अपना जो अधिकार कर लिया था, पानी पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि धरती पर लैंड पर जो चारों ओर से अधिकार था, तो मोस्टली जो अरब सागर पर अधिकार किसने कर लिया था? पुर्तगालियों ने। पानी पर अधिकार कर लिया था ना। हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। ये पुर्तगालियों की नीले पानी की नीति कहा जाता है, क्योंकि जहां जहां पर नीला है, पानी नीला होता है, तो पानी पर जो है किसी भी और नीले पानी की जो है वो हिंद महासागर अधिकार कर लिया था, तथा किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों से क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई भी अगर आप पानी के अंदर गतिविधि करते हो, तो सबसे पहले आपको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा है कार्ड्स। कार्ड व्यवस्था क्या है वो सुनो आप। कार्ड्स कार्ड्स यानी कार्ड 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 है ना, एग्जैक्टली। आपको जब समुद्र देखना है, तो सबसे पहले आपको कार्ड रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली कहा जाता है कि अकबर का पहले समुद्र देखा हुआ था नहीं, और अकबर को किसी ने कहा कि आपको समुद्र दिखा के लाते हैं। अकबर को समझ में नहीं आया कि समुद्र होता क्या है। लोगों ने, किसी ने कहा कि दूर दूर तक पानी पानी है, अब जहां तक देखोगे वहां पर आपको पानी पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा। तो कार्ड व्यवस्था यानी पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया अनुमति पत्र। अनुमति पत्र। और अकबर ने भी अरब सागर देखने के बदले कार्ड लिया था। ये तो क्या कहलाती है? उनका कार्ड्स कार्ड्स व्यवस्था कहलाती है ना, कार्ड्स व्यवस्था। तो पुर्तगाली भी, अकबर भी फाइनली जब कार्ड्स देखने के लिए पुर्तगालियों से परमिशन लेता है। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट बात है आर्मेडा व्यवस्था। यानी भारतीय जहाजों को पुर्तगाली जहाजों के साथ भेजा जाता था, यानी एक तरीके से समुद्र के अंदर सुरक्षा देते थे। तो भारतीय जहाजों को पुर्तगाली जहाजों के साथ भेजा जाता था। भारतीय जहाजों को पुर्तगाली जहाजों के साथ भेजा जाता था, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है? आर्मेडा व्यवस्था कहलाती है। अर्थात समुद्र में क्या देते थे? सुरक्षा देते थे। किससे? तो फाइनली जो समुद्री लुटेरे जो हुआ करते थे, तो उनसे क्या देते थे? ये सुरक्षा दिया करते थे। एक बार वापस देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में स्थायित्व क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? कि अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खान प्राप्त हुई थी। इसके साथ साथ पुर्तगाली जो कि और भारत के अंदर और धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाते हैं, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का जो है वो पुर्तगाली गवर्नर, जिसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसे भारतीयों ने भी उनका क्या किया था? विरोध किया था। अगर फिर हम पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों की नीति क्या क्या हुआ करती थी। सबसे फर्स्ट वाली है नीले पानी की नीति, यानी पुर्तगालियों ने अरब सागर और हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि धरती पर जो अधिकार है वो भारत के महाराजा मुगल बादशाह अकबर का है, तो हम पानी वाले एरिया पर जो है जरूर
अधिकार कर सकते हैं। बट 1605 के अंदर अकबर की डेथ हो जाती है, जिसके कारण पुर्तगालियों ने 2 कदम और आगे, लेकिन जहांगीर की जो है वो, जहांगीर उस समय राजा बन जाता है, उसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार और देख लो कि कार्ड व्यवस्था क्या है। तो नीले पानी की नीति, आपको समुद्र में कोई भी प्रकार की गतिविधि करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से। सेकंड वाला है कार्ड व्यवस्था। कार्ड व्यवस्था क्या है कि आपको जब और अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया एक अनुमति पत्र है कार्ड। कार्ड व्यवस्था क्या है? एक अनुमति पत्र। और कहा जाता है कि जब अकबर ने भी अरब सागर देखा था, अकबर ने भी जब समुद्र देखा था, तो पुर्तगालियों ने अकबर से भी क्या ले लिए थे? पैसे ले लिए थे। थर्ड वाला है आर्मेडा व्यवस्था। आर्मेडा क्या कहलाता है? मोस्टली जो भारतीय जहाजों को पुर्तगाली जहाजों के साथ भेजा जाता था, अर्थात भारतीय जहाजों को सुरक्षा दी जाती थी। ये एकमात्र जो आर्मेडा व्यवस्था के रूप में जो है वो जानी जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो हमने क्या पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था। अब देखो हम आगे लिखते हैं पुर्तगाली जो, अगले लाइन से देखो, भारत में भारत में बड़े जहाजों का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1556 नाम का साल था। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर देते हैं। 1556 में गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। सेम टाइम जब अकबर राजा बन रहा होता था, तो एक साइड तो अकबर राजा बन रहा था, दूसरी साइड पुर्तगाली जो प्रिंटिंग प्रेस लगा करके खूब सारी बाइबल छापे जा रहे थे। और गोवा के उस तट पर कहा जाता है कि गोवा के तट पर जितने भी मछुआरे हुआ करते थे, उनको बाइबल फ्री के अंदर बांटी थी और लोगों को कहा था कि कैसे जो ईसाई धर्म अपनाने के क्या क्या जो है फायदे हैं। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। अगली लाइन से फिर देखो, पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेके आते हैं? तो तंबाकू व मक्का लेकर आए, अर्थात आलू वगैरह जो उनको लाने का एकमात्र क्रेडिट किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है, जिस जो कि भारत के अंदर जो लेकर आते हैं। अगला फिर हम जानते हैं स्थापत्य कला की गोथिक शैली का प्रारंभ किया। इसमें पहली है ऊंची छतें, बारीक सजावट और तीसरा है नुकीली मेहराब। ये फाइनली जो पुर्तगाली जो लेकर के आते हैं भारत के अंदर, जो है वो स्थापत्य कला की गोथिक शैली का प्रारंभ कर देते हैं। जिसका मतलब होता है कि आप लोगों ने जितने भी चर्च वगैरह देखे हैं, तो उनकी मेहराब ऊंची होती है। चर्च आप लोगों ने देखे हैं तो एग्जैक्टली चर्च ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं चर्च। चर्च देखे आप लोगों ने, कई सारे इंग्लिश या फिर हिंदी मूवीज, बॉलीवुड वालों की मूवीज देखी है आप लोगों ने। फाइनली जो है वो ऊंची छतें, पहले तो नुकीली मेहराब, मेहराब जब नुकीली होगी तो छत भी ऊंची हो जाएगी, और इस पर बारीक सजावटें मुख्य रूप से जो हो किया की जाती थी। और फाइनली जो है वो और सेंट सुजा नाम का, आगे मैं लिखवा देता हूँ ना, अल्फांसो, तो बंदे का नाम है सेंट जेवियर, बंदे का नाम है सेंट जेवियर। तो पुर्तगालियों के साथ सेंट अल्फांसो डी सुजा के साथ, सुजा के साथ भारत आया पादरी। क्या नाम था बंदे का? अल्फांसो सेंट जेवियर, संत हुआ करता था उनका। सेंट जेवियर जो है अल्फांसो डी सुजा के साथ भारत में पादरी के रूप में आया हुआ करता था। पादरी जिसे कहते हैं जो कि भारत के अंदर खूब सारे प्रवचन में एकमात्र बाबा मान लो, बाबा जो हमारे भारत के अंदर जैसे बाबा होते हैं एग्जैक्टली वैसे उन्होंने अपने वालों को सेंट कह दिया। संत जिसे कहते हैं सेंट ही संत, सेंट है, सेंट ही संत है, संत ही सेंट है। एक बार वापस देख लेते हैं पुर्तगाली।
शुरू से मैं आप लोगों को एक बार पुर्तगालियों के रिवीजन करवा देता हूँ। पुर्तगाली जो कि भारत के अंदर शुरू से देखते हैं ना एक बार, जो कि पुर्तगाली भारत के अंदर व्यापार किया करते थे, लेकिन पुर्तगाली सॉरी यूरोपीय व्यापार भारत के अंदर हुआ करता था। बट कालांतर के अंदर अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो फाइनली जो है कुस्तुनतुनिया नामक जगह पर भारत से सामान लेके जाता थे और कुस्तुनतुनिया नामक जगह पर छोड़ किया जाया करते थे, जहां से सामान आगे यूरोप वाले ले जाया करते थे। कालांतर के अंदर तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण होता है, जिससे भारत के संबंध यूरोप से और यूरोप का व्यापार जो है भारत से समाप्त हो जाता है। कालांतर के अंदर यूरोप के दो देश भारत की खोज करने के लिए आगे निकलते हैं। यूरोपीय जो कंट्रीज है जो कि भारत की खोज करने के लिए आगे निकलते हैं, जिसका एक का नाम है अपने स्पेन, जो कि बैल या फिर सांड सांड वाली लड़ाई फेमस है। स्पेन की रानी हुआ करती थी इसाबेला, जो कि एक बंदे को भेजती है। उस बंदे का नाम है कोलंबस, जो कि भारत की जगह है। और वेस्ट इंडीज जहाँ पे रेड इंडियंस पाए जाते हैं उनकी खोज कर देते हैं। और फाइनली कालांतर के अंदर जिसे अमेरिका के रूप में जो है जाना गया, तो फाइनली कोलंबस की खोज अमेरिका ने की। एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, जिसको हेनरी भेजता है, जो कि पुर्तगाल का राजा हुआ करता था। हेनरी फाइनली जो है वो अपने केप ऑफ गुड होप, जिसे असांतरीप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के नीचे वाली टिप है, वहां तक आता है। और जब यहाँ तक आता है फाइनली जो है यहाँ से वापस चला जाता है और अपने एक नए साथी को भेजता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। गामा फाइनली जो है यहाँ तक आता है और जो यहाँ तक आने के पश्चात गामा वापस चला जाता है, सॉरी गामा वापस अपने इंडिया की साइड आता है, लेकिन अब्दुल मनिक नाम का व्यापारी जो है इसकी सहायता के लिए साथ आया था। केरल के कमो और केरल के जो कालीकट बंदरगाह है, जिस पर जो है वो विक्रमाक्ष नाम का राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, जिसने वास्को डी गामा का वेलकम किया। यानी वास्को डी गामा को भारत से 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ था। भारत से आप सामान जाओ लेके जाया करता था। मसालों के रूप में मोस्टली काली मिर्च हुआ करती थी और खूब सारे मसाले आप लोगों ने जितने सुने हैं वो सारे के सारे मसाले जो वो लेके जाया करते थे। अगला फिर हम जानते हैं कि भाई फाइनली वास्को डी गामा भारत के अंदर चला जाता है, लेकिन अगला जो और सेकंड जो पुर्तगाली आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज केब्राल, भारत के अंदर प्रवेश करता है। सेकंड पुर्तगाली, फर्स्ट पुर्तगाली वास्को डी गामा है। 1503 के अंदर उन्होंने कोचीन के अंदर केरल के अंदर पहले अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं और 1505 के अंदर अपना पहला गवर्नर बुला लेते हैं जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 के अंदर आ जाता है। 1509 के अंदर अपने दूसरे पुर्तगाली गवर्नर को बुला लेते हैं जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने अगले ही साल 1510 के अंदर गोवा पर अधिकार कर दिया था, जिसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और 1530 के अंदर एक नया बंदा आता है जिसका नाम है निनो डी कुना, जो कि 1530 के अंदर गोवा को मुख्य केंद्र बना लेता है। अगली बात हम जब बात करें तो फाइनली जो है वो पुर्तगाली भारत के अंदर लंबे टाइम तक नहीं टिक पाई, क्योंकि पुर्तगालियों से पहले भारत के अंदर अरबों का प्रवेश हो चुका था और अब अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। अरबों ने जब पुर्तगालियों का विरोध किया फाइनली जो है वो अरब फाइनली पुर्तगालियों को और विरोध किया था। दूसरा, पुर्तगालियों को भी इधर ब्राजील के अंदर एक गोल्ड माइन सोने की खान मिल चुकी थी, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा फोकस जो है ब्राजील पे था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो धार्मिक असहिष्णुता की नीति जो है अपनाने लगे थे। धर्म के आधार पर जो है वो अपने वाला धर्म ज्यादा और अगले वाला धर्म जो है वो नीचा दिखाने लगे थे। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि भारत की जनता के अंदर उन्होंने विरोध इस बात पर भर दिया था कि जब पुर्तगाली भारत के अंदर आए तो पुर्तगालियों का एक गवर्नर, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो अपने सैनिकों को ये कहता है कि भारत के अंदर भारतीय लड़कियों से शादी करो ताकि अपने वाला धर्म जो है ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके, जिसके कारण भारतीय जनता के अंदर पुर्तगालियों का विरोध हो चुका था और भारतीय जनता ने भी पुर्तगालियों का क्या था विरोध किया था। अब हम जानते हैं पुर्तगालियों की नीति के बारे में। सबसे पहली है अपने नीले पानी की नीति। पुर्तगालियों ने फाइनली जो है वो नीले पानी पर अधिकार कर लिया था, अर्थात किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। सेकंड वाली है अपनी कार्ड्स व्यवस्था, यानी पुर्तगालियों द्वारा लिया गया एक अनुमति पत्र। कैसा अनुमति पत्र? अनुमति पत्र ऐसा कि आपको अरब सागर देखने के लिए भी जो है वो और कार्ड्स लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली हुआ यूं कि अकबर जो है वो फाइनली गुजरात की साइड जो आक्रमण करने के लिए आया हुआ था और अकबर की इच्छा हुई कि मैं अरब सागर जाके देखूं, तो फाइनली अकबर से भी जो है पुर्तगालियों ने क्या ले लिए थे? पैसे ले लिए थे। अगली जब हम बात करते हैं तो फाइनली जो है आर्मेडा व्यवस्था, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत पुर्तगाली जहाजों के साथ जो है अपनी भारतीय जहाजें जो है जाया करती थी, अर्थात अपनी भारतीय जहाजों को समुद्र में अगर कोई सुरक्षा देता था तो वो थी पुर्तगाली नेवी। और पुर्तगालियों का मोस्टली ये मानना था कि भारत के अंदर भारतीय लैंड पर जो है वो भारतीय राजा का जो अधिकार है, तो क्यों नहीं हम नीले पानी यानी पानी पर अधिकार कर लिया जाए। और मोस्टली भारत के तीन तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर नामक स्थल पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत के अंदर जो बड़े बड़े जहाजों का निर्माण
आरंभ कर दिया था भारत के अंदर 1556 के अंदर गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर देते हैं। एक साइड अकबर राजा बन रहा था, दूसरे साइड पुर्तगाली खूब सारी बाइबल्स बांटे जा रहे थे 1556 के अंदर गोवा के अंदर, और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने के पश्चात अगला हम जानते हैं कि भारत के अंदर सब्जी लाने का क्रेडिट, कौन सी सब्जी, आलू, हरी मिर्च, तंबाकू, मक्का वगैरह, ये सब्जी जो है वो सारी की सारी लाने का क्रेडिट और पुर्तगालियों को जाता है। और यहाँ पर स्थापत्य कला की गौथिक शैली का आरंभ भी पुर्तगालियों ने किया था। आप जहां पर भी बारीक सजावट देखते हो तो आप समझ जाना कि ये पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई एक शैली है। ऊंची छतें, बारीक सजावट और नुकीली मेहराब, ये तीन मुख्य रूप से विशेषताएं होती है स्थापत्य कला की गौथिक शैली की। अगला है भी सेंट जेवियर, जो कि अल्फांसो डी सूजा के समय भारत में एक पादरी आया था, तो ये हमने पुर्तगाली पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कितना लंबा हो गया। अगर लंबा हो गया तो हम अंग्रेज आज ही पढ़े। अच्छा, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। मिल लेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से हम प्री प्लस मेंस दोनों की जो है आंसर राइटिंग भी करेंगे। आज तक के आरपीएससी एग्जाम विथ यूपीएससी एग्जाम में आए हुए सवालों का डिस्कस भी करते हैं, और आपको पीवाईक्यू के रूप में जो हो, क्विज के रूप में जो वहाँ के सारे सवाल जो है वो मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।